गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने प्रश्नावली 2.2 तक यानी कि जो कक्षा 6 का एनसीईआरटी का गणित है उसका प्रश्नावली 2.2 तक हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था, एक एक सवाल भी हल कर लिया था और सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब बारी है प्रश्नावली 2.3 का, तो एक एक सवाल हम लोग 2.3 का देखेंगे। ठीक है, देखिए अपना एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा यानी दिख रहा होगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है यानी कि क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहला है कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। क्या दिया है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा और उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। कौन कौन दिया है, पहला क्या है, ए है, क्या दिया है 1 + 0। बी का क्या लिखा है, बी का लिखा है 0 × 0 और सी का क्या लिखा है 0/2 यानी कि 0/2 और डी का लिखा है 10 - 10/2। ठीक है, अब समझिएगा क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। यानी कि ये इसी एक में 4 सवाल दे रखे हैं, ए बी सी डी। पूछा है कि किससे शून्य शून्य निरूपित नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि किसका आंसर 0 नहीं आएगा। शून्य का मतलब क्या होगा 0, और पूछा है कि किससे शून्य निरूपित नहीं होगा यानी कि किसका आंसर 0 नहीं होगा, किसका आंसर 0 नहीं होगा। तो इन सब सवालों को हम हल करेंगे एक और देखेंगे कि किसमें 0 आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है। जिसमें जिसमें 0 आएगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि सवाल पूछा है कि किसमें 0 नहीं आ रहा है या किसमें शून्य नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे कि किसका आंसर शून्य नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा हल करेंगे। तो अगर आप इसे हल करेंगे तो 1 + 0 लिखा है, क्या लिखा है 1 + 0, तो एक में 0 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, एक। क्या आएगा, 1 आएगा। और दिया है 0 × 0 यानी 0 में 0 का गुणा किया गया है। तो आपको पता है ना कि 0 में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, किसी भी नंबर का गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो 0 का 0 में गुणा करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0 का 0 में गुणा करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा 0। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो भी आंसर 0 आता है। ठीक है, 2 चीजें याद रखिएगा कि अगर 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा और अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो भी आंसर 0 आएगा। हाँ, लेकिन किसी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे, देखो समझना, अगर हम 0 में किसी संख्या का भाग देंगे, यहाँ कुछ भी लिख लीजिए XYZ कुछ भी, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। लेकिन अगर किसी संख्या में कुछ भी यहाँ पर आएगा उसमें अगर 0 का भाग देंगे तो उसका आंसर आता है अनंत। क्या आता है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं। ये जब हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें आगे तो पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे, अभी सवाल के हिसाब से बस समझते हैं। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, यानी 0 में हम किसी संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। अब सवाल इस तरह से किताब में लिखा है। ठीक है, इसका तो 2 मतलब होता है। एक तो मतलब ये होता है कि 10 - 10/2 लिखा है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर लिखेगा तो इसका आंसर बदल जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा है, एक्चुअल में इसके लिखने का तरीका थोड़ा वैसा है, लेकिन ये लिखा कैसे है तो ये सवाल एग्जैक्टली ये लिखा है। समझ में आया कि 10 - 10/2। ठीक है, इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा। तो क्या हो जाएगा 10 - 10 की क्या है 2, तो 10 में से 10 जाएगा 0। 0 में 2 का भाग देंगे, किसी संख्या में 0 का भाग 0 में किसी संख्या का भाग देंगे, अगर 0 में किसी संख्या का अगर भाग देंगे तो क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। तो 0 में हम किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 0 हो जाएगा। अब पूछा है कि किसमें शून्य निरूपित नहीं होता यानी कि किसका आंसर 0 नहीं है। तो आप देखिए अगर जो ए वाला है, जो ए वाला है ये वाला सही है, क्या है सही, तो सही टिक कर लीजिए या तो लिख लीजिए कि 1 + 0 = 1 में शून्य निरूपित नहीं होता है, नहीं होता है। तो या तो आप एक पर टिक कर लीजिए या तो लिख लीजिए 1 + 0 = 1 में शून्य निरूपित नहीं होता यानी कि शून्य नहीं आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिएगा किताब में या तो डिस्प्ले पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ठीक है, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं फिर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यदि दो पूर्ण संख्या यानी कि कोई दो नंबर है, पूर्ण संख्या है, उसका गुणा किया गया और उसका आंसर क्या है, शून्य है यानी जीरो है। क्या है, जीरो है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इनमें से एक संख्या या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है कि दो संख्याओं का गुणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है कि कोई भी दो संख्या है, उसका गुणा किया गया है और आंसर सेम आया है। तो पूछा है कि क्या दोनों संख्या, जिन दोनों संख्याओं का गुणा किया गया है, क्या दोनों संख्याएं शून्य है या उनमें से कोई एक संख्या कुछ है, एक संख्या जीरो है। यानी कि दोनों में से एक संख्या जीरो है, एक संख्या कोई दूसरी है, या तो दोनों जीरो है, तब इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। यही पूछा है। तो उदाहरण देकर पूछा है समझाने के लिए, तो हम उदाहरण देकर देखते हैं और उदाहरण में कुछ भी ले लीजिए तो समझिए। अगर इसका हम उदाहरण देंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या कुछ भी है, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, मान लीजिए 2 है। क्या है, 2 है। और अगर 2 में आप अगर जीरो का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। जैसे मान लीजिए 5 है, तो अगर 5 में जीरो का गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो। अगर मान लीजिए 10 है, फिर भी इसमें जीरो का गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, आंसर होता है दो संख्याओं के गुणन का, या जितना भी संख्या का गुणा किया गया है उसका जो गुणनफल होता है, आंसर होता है। तो किसी भी संख्या का, तो दो संख्या का आपने गुणा किया तो जीरो आया, और यहाँ पर भी आपने अगर 5 और 5 का गुणा किया तो जीरो आया, यहाँ पर भी 10 और 10 का गुणा किया तो जीरो आया। इसका मतलब कि अगर दो संख्याओं का गुणा किया गया है और उनमें से एक संख्या जीरो है, उनमें से एक संख्या क्या है, जीरो है, तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। अब देखिए, अगर दोनों संख्या जीरो है, अगर दोनों संख्या जीरो है तो भी उसका गुणनफल क्या आएगा, जीरो। तो भी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो भैया अगर दो संख्याएं जीरो है तो भी इसका आंसर आएगा, जीरो। और दोनों संख्याओं में अगर कोई एक संख्या जीरो है तो भी उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये उदाहरण हम दे लेंगे, बस इसमें उदाहरण देना था, बस इसमें क्या देना था, उदाहरण। क्या देना था, उदाहरण। या तो आप लिख भी सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है यानी कि जीरो है, तब उनमें से एक संख्या शून्य हो सकती है। फिर उसके बाद क्या लिख लीजिए, उदाहरण। क्या लिख लीजिए, उदाहरण आप कैसे देंगे, इन्हीं संख्याओं का दे लीजिए। 2 इंटू जीरो बराबर क्या होगा, जीरो। 3 इंटू जीरो बराबर क्या कर लीजिए, जीरो। 5 इंटू जीरो बराबर क्या कर लीजिए, जीरो। 10 इंटू जीरो बराबर क्या कर लीजिए, जीरो। कुछ भी संख्या लिख लीजिए, आपके मन में 20 चल रहा होगा, 20 गुणित जीरो बराबर क्या कर लीजिए, जीरो। भाई दो संख्या हमने लिखा और उनमें से एक संख्या को हमने क्या कर लिया, जीरो कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि यदि दोनों संख्या जीरो हो तब भी गुणनफल जीरो होगा। और उदाहरण दे लीजिए, क्या दे देंगे, उदाहरण कैसे दे लेंगे आप, 0 गुणित जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक ये आंसर हो गया और ये सारे आंसर हो गए आपके। समझ में आया कि नहीं, ये आंसर हो गए। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आपको ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। थर्ड कहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
ठीक है, कहाँ है, जैसे इसमें 0 वाला था। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम बताने जा रहे हैं, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर यानी तीसरा। देखिएगा, यानी कि पूछा है कि दो संख्याओं को अगर गुणा किया जाए, दो संख्याओं को गुणा किया जाए तो उसका उत्तर यानी गुणनफल क्या आता है, एक। क्या आता है, गुणनफल एक आता है। तो कहा है कि क्या दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या या तो एक है तब उसका उत्तर एक आ सकता है यानी गुणनफल एक आ सकता है, या यदि दोनों एक हैं यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा किया गया और दोनों एक एक के बराबर हो तब उसका उत्तर एक हो सकता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। उदाहरण देकर समझाना है तो समझेंगे हम। दो एग्जाम्पल लेंगे यानी दो उदाहरण लेंगे। एक में हम क्या करेंगे कि एक संख्या एक रखेंगे, कोई दूसरी संख्या रखकर देखेंगे कि एक आता है कि नहीं, और एक में क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को एक रखेंगे, फिर देखते हैं कि एक आता है कि नहीं, और फिर हम देखेंगे कि कह सकते हैं कि नहीं कि ऐसा क्वेश्चन के अनुसार ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं कि अगर दोनों संख्याओं के गुणनफल एक के बराबर है तो उनमें से एक संख्या एक है और दूसरी संख्या कुछ और है तो कह सकते हैं कि नहीं कि उसका गुणनफल एक आएगा। कि दोनों संख्याओं को अगर एक के बराबर है और फिर दोनों संख्याओं को गुणा किया गया तो आंसर एक आएगा, तब हम कह सकते हैं कि नहीं, मतलब कह सकते हैं या नहीं कि उसका आंसर एक आएगा कि नहीं अगर दोनों संख्याएं एक है तब। ठीक है, ये समझेंगे। तो समझिए एक्चुअल में सरल तरीके से क्या क्वेश्चन कहा है कि अगर किसी भी दो संख्या का गुणा किया जाए, कहा है कि यदि कोई दो संख्या का गुणा किया जाए उनमें से एक संख्या एक हो, एक कोई दूसरी संख्या हो, तब एक आ सकता है कि नहीं, या हम कह सकते हैं कि नहीं कि उसका एक उत्तर एक होगा, ये पूछा है। तो भैया किसी का गुणा कर दीजिए, एक संख्या एक ले लीजिए और इसमें किसी भी संख्या का गुणा करिए। जैसे 4 का हमने कर लिया तो कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा, यानी गुणनफल 4 आ गया। पहली संख्या एक ले लीजिए या दूसरी संख्या कोई भी एक ले लीजिए और दूसरी संख्या कोई दूसरी ले लीजिए। मान लिया आपने 10 ले लिया तो 10 क्या आया, 10। अब देखिए अगर दो संख्याओं का गुणा किया जाए, एक आक एग्जाम्पल और ले लीजिए। मान लीजिए आपके मन में 100 चल रहा होगा, 100 ले लो भाई, आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। समझ में आया कि नहीं, एक में 100 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो एक में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है, ये नियम है। क्या है, एक में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। जैसे कि हम एक में 5 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। आंसर क्या आएगा, 5। और अगर हम एक में 10 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। एक में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो एग्जैक्ट वही संख्या मिलती है, एग्जैक्ट वही संख्या क्या होती है, मिलती है। तो देखो अगर दो संख्याओं का गुणा किया जाए और अगर उनमें से एक संख्या एक है और एक संख्या कोई दूसरी है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक संख्या एक है, एक संख्या कोई दूसरी है, यहाँ एक संख्या एक है, एक संख्या कोई दूसरी है, यहाँ एक संख्या एक है, यहाँ एक संख्या कोई दूसरी है, दोनों का गुणा किया गया तो आंसर कितना आया, एक तो नहीं आ रहा है ना, एक तो नहीं आ रहा है ना। तो हम ऐसा इस कंडीशन में, यानी कि यदि एक संख्या एक है और दूसरी संख्या कोई दूसरी है, ठीक है, यानी कि एक के अलावा है तो हम उसका गुणनफल एक होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। दूसरा इसी में एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो पहला था। दूसरा देखिए, अगर एक संख्या एक हो और दूसरी संख्या भी एक हो तब उसका गुणनफल एक होगा। एक इकाई एक या एक एक कम एक कह लीजिए या 1 बन जा 1 कह लीजिए, ठीक है। और एक भी नियम बताएं कि अगर एक में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वही आंसर आता है, तो एक में आप एक का गुणा करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। तो हम इस कंडीशन में, यानी कि अगर एक संख्या एक है और दूसरी संख्या भी एक है तब उसका गुणनफल एक आएगा, हम ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो एक प्रश्न पूछा था ना कि हम अगर दूसरी संख्या एक के अलावा कोई हो और एक संख्या एक है तो कह सकते हैं कि नहीं कि उत्तर एक आएगा, और अगर दोनों संख्या एक हो तब कह सकते हैं कि नहीं कि उसका उत्तर एक आएगा, ऐसा ही पूछा था। तो इस कंडीशन में, यानी कि अगर एक संख्या एक है और दूसरी संख्या कोई दूसरी है तब एक आएगा, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, तब उसका गुणनफल एक होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों संख्या एक हो तब उसका उत्तर एक आएगा, यानी गुणनफल एक आएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे, तो नीचे कैसे करेंगे, लिखेंगे कि यदि एक संख्या एक है और दूसरी संख्या दूसरी संख्या एक के अलावा या कोई और है, दूसरी संख्या कोई और है, कोई और का मतलब कि एक नहीं है, दूसरी संख्या पहली मान लो एक संख्या एक है और दूसरी कोई और है, एक के अलावा कोई है, एक नहीं है, दूसरी संख्या कोई और है तब हम ऐसा नहीं कह सकते, कि
उसका गुणनफल 1 है, कि उसका गुणनफल 1 है। उदाहरण लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे दोस्त, उदाहरण। जैसे 1 गुणित 4 करेंगे तो 1 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वो मिलेगा, यानी 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5, 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 ही मिलेगा, 1 में 20 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 ही। समझ में आया कि नहीं। लेकिन दूसरा नियम, यदि एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या भी 1 है, और दूसरी संख्या भी 1 है, तब हम कह सकते हैं कि उसका गुणनफल 1 होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या भी 1 है, तब हम कह सकते हैं कि उसका गुणनफल 1 होगा। उदाहरण दे लेंगे, उदाहरण बराबर क्या लिख लेंगे, 1 गुणित 1 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 1 गुणित 1 बराबर 1। ठीक है, समझ में आया होगा ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दिया है वितरण विधि से आप क्या, वितरण विधि से ज्ञात करना है, गुणा करना है, वितरण विधि लगाना है। तो वितरण विधि इसकी पहले लेक्चर में 2.2 में हमने कॉन्सेप्ट भी समझाया था और सवाल भी लगाया था, और वही विधि यहाँ भी आ गई। तो यहाँ हम तुरंत एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तुरंत उसका सवाल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिटेल में इसके पिछले वीडियो में यानी 2.2 वाले चैप्टर में हमने पूरा समझा ही रखा है, तो ज़्यादा बताने की तो जरूरत है नहीं। यहाँ पर हल्का से बस उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम लोग तुरंत सवाल की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वितरण विधि का मतलब क्या होता है समझिए। वितरण का मतलब पहले समझिए, वितरण विधि से पहले वितरण विधि समझ लीजिए। वितरण विधि, तो वितरण का मतलब समझिए बांटना। क्या हो गया, बांटना। समझ में आया कि नहीं। लेकिन बांटना तो, अब बांटना तो ऐसे है कि जैसे हम कह दें कि 10, हम कह दें कि 10 का वितरण कीजिए। हम क्या कहते हैं, 10 का वितरण कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, 10 का वितरण आप कैसे करेंगे, 10 को बांटेंगे। आप क्या करेंगे, 10 को बांटेंगे आप। ठीक है, तो 10 को आप कैसे बांटेंगे, जैसे कि 10 को वितरण करना है तो आप 10 को अपने सुविधा अनुसार 6 और 4 में बांट सकते हैं। भाई अगर हम कहते वितरण करना है आपको 10 का, तो आप अपने सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, आप अपने सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, 10। तो क्या कर सकते हैं, जैसे 10 है, 10 का वितरण आप कैसे कर सकते हैं, 4 और 6 में तोड़ सकते हैं। और कैसे आप बांट सकते हैं, 5 और 5 में बांट सकते हैं। भाई वितरण तो है ना, ऐसा है कि मान नहीं बदल रहा है, उसका वैल्यू नहीं बदल रहा है, या ठीक है, यानी कि जैसे 6 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा। ठीक है, जैसे 8 + 2 है तो क्या हो जाएगा, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा, तो इसका वितरण 8 और 2 में कर लेंगे। ठीक है, अब समझो, किसी को ये सुविधा है, किसी को ये सुविधा है, किसी को ये सुविधा है। अब जैसे हम कह दे 100 है, जैसे हम क्या कह दे, या 99 है, क्या कह दे हम, 99 को बांटना है। तो आप कैसे बांटेंगे, कोई इसको बांट देगा 90 + 9 में, कोई बांट देगा 100 -1 में। ठीक है, कोई बांट देगा नहीं भाई हम इसमें बांटेंगे 50 + 59 में, ये तो भाई 99 हो जाएगा ना, 49 में, सॉरी कितना हो जाएगा, 49 में, 50 + 49 में। कोई कहेगा नहीं भैया हम 80 + 19 में बांटेंगे, चलो लो, कैसे भी कर लेगा। तो 99 को बांटने के तो कई तरीके होंगे, वितरण कई तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमें सवाल में वितरण क्या करना है, हमें ऐसे में वितरण करना है कि अधिकतर जो आंसर आए
यानी कि जो बांटने पर हमें अधिक से अधिक जीरो मिले, क्या मिले, अधिक से अधिक जीरो मिले, और ऐसे फार्म में मिले कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, ऐसे फार्म में मिले कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, जैसे 100, 200, 1000, 10,000, 1,00,000, इस तरह से मिले। जैसे कि हमको क्या मिले, 100 मिले, 1000 मिले, 2000 मिले, ठीक है, 30 मिले, इस तरह से मिले, मतलब अधिक से अधिक क्या मिले, जीरो, अधिक से अधिक क्या मिले, जीरो। अब देखो नियम तो ये कहता है कि अगर पाँच क्रॉस कर जाता है, यानी 5 से 9 के बाद डिजिट है, तो माइनस या प्लस में तोड़ लीजिए, ठीक है, निकटतम 10 के करीब, निकटतम 10 के करीब। जैसे अगर आपको अगर 6 को ब्रेक करना है तो नियम कहता है कि 10 + 4 में ब्रेक करिए, ठीक है। और क्या कहता है, अगर नियम 11 है, 1 से कम है, फिर भी 10 + 1 में ब्रेक कर लीजिए। तो चाहे जैसे भी ऐसे भी ब्रेक करने का ये कोई नियम यूनिवर्सल नहीं है, मतलब ये है कि तरीका होता है कि अगर 5 से 9 के बीच में है तो एक्यूरेट 10 के करीब का चेंज करिए। जैसे मैं कह दूँ 19 करना है, क्या कर दूँ, 19 करना है, तो 10 के करीब में ब्रेक करिए। 10 के करीब में क्या होगा, 10, 10 के बाद 20, तो 20 - 1 कर लीजिए। कोई इसे 10 + 9 भी कह सकता है, उसको जैसे सुविधा हो। तो बांटने का मतलब कि आप प्लस माइनस चाहे जितना भी करिए, चाहे जिस तरह से भी करिए। वितरण का मतलब चाहे जो भी प्लस माइनस करिए, उसको बांटिए ऐसा कि आप कई भागों में भले ही बांट सकते हैं, लेकिन जब इकट्ठा करेंगे, जब जोड़ेंगे या जब घटाएंगे, तो आंसर सेम आना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 11 को बांटा, अगर आपने 11 को बांटा, भाई कोई बांट सकता है 2 + 4 + 5 में बांट दिया। कोई कहेगा नहीं हम 20 - 1 में बांटेंगे, कोई कहेगा नहीं हम 10 + 1 में बांटेंगे। भाई इसने 3 भाग में बांट दिया तो भी मतलब 11 ही है, 4 × 2 = 6, 5 = 11। इसने 20 माइनस सॉरी यहाँ 20 - 9 रहेगा। इसने 20 - 9 में बांट दिया तो भी इसका आंसर 11 आया। इसने 10 + 1 में बांट दिया, 10 और 1 को जोड़ोगे तो भी आंसर 11 आया। वितरण का मतलब है कि आप बांट दीजिए जो भी नंबर दिया है, लेकिन उसका आंसर जोड़ने या घटाने पर सेम आना चाहिए। जैसे कि 11 को आपने बांटा 2 + 4 + 5 में, लेकिन हमने पूरा जोड़ा तो 11 आ गया। 11 को आपने बांट दिया 20 - 9 में, हमने 20 में से 9 घटा दिया, तो आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। क्या आ गया, 11। तो वितरण का मतलब होता है कि बांटना। अब ये अनुभव से होता है, एक्सपीरियंस से होता है, बार बार सवाल लगाने से होता है कि आपको बांटने आ जाएगा कि किस तरह से हम तोड़े या किस तरह से हम बांटे, कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो, हमारा गणना क्या हो, इजी हो, और सवाल इजी तरह से लगे, ठीक है। देखिएगा अब सवाल देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 से देखना था ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखिएगा, यानी 4 का ए क्या है कि 728 × 101 क्या है, 728 × 101। अब देखिए इन दोनों में आप किसी को भी बांट सकते हैं। कोई कहेगा कि हम इसको 700 + 28 में बांटेंगे, 101 का गुणा करेंगे। कोई कहेगा कि नहीं 728 और इसको हम बांटेंगे, 100 + 1 में, 100 + 1 में। समझ में है कि नहीं, 100 और 1 को जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा ना। अब देखो आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था ना कि अगर a × b + c इस तरह से हो, यानी कि a का गुणा किया गया हो और b और c कोष्टक में से जोड़े गए हो, तो a का एक बार b में गुणा करते हैं, फिर a का हम c में करते हैं। a का b में गुणा करने पर जो भी आंसर आता है और a का c में करने पर गुणा जो भी आंसर आता है, दोनों आंसर को जोड़ देते हो तो हमारा मेन आंसर, फाइनल आंसर निकल जाता है। यानी कि हम a का अगर इस तरह से हो सवाल, तो हम क्या करेंगे, a का पहले b में गुणा करेंगे यानी a × b, प्लस a का c में करेंगे यानी a × c, फिर इसका गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा, इसका गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा, दोनों आंसर को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा मेन आंसर निकल जाएगा। उसी तरह से देखिए जैसे ये था ना, इसी तरह से ये सवाल है, तो हम 728 का एक बार 100 में गुणा करेंगे, यानी कि 728 × 100, जैसे इसका किए थे a का b में, प्लस 728 का जैसे देखिए a का आप c में किए थे ना, उसी तरह से 728 का 1 में करेंगे, 728 × 1,
अब क्या करेंगे, इसका जो गुणा करने पर आंसर आएगा प्लस इसका जो गुणा करने पर आंसर आएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा मेन आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही वितरण में हर सवाल को करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब फटाफट गुणा करके आंसर निकालते हैं। देखिएगा, एक का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलती है, 728 ही मिलेगा। 2 बार 0 है, 2 बार 0, प्लस एक का गुणा करेंगे 728 में, 728 ही आएगा। दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये 8 7 हो जाएगा 15, 2 1 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। या तो आप बगल में ऐसे लाइन खींच लीजिएगा और ऐसे लिख लीजिएगा रफ कार्य, रफ वर्क, या तो फिर ऐसे कर लीजिएगा रफ, हिंदी में लिख लीजिएगा रफ कार्य, जैसे भी। और जो भी गुणा जोड़ घटाव है, जैसे यहाँ आपको अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ने आया तो आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, 728 0 0 728 और ऐसे जोड़ लीजिए 8 2 8 7 15 के 5 2 1 3 7 तो हो गया 73,528, यहाँ भी 73,528। तो चाहे वैसे जोड़ के लिख लीजिए चाहे ऐसे जोड़ के लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरे तरफ चलते हैं, बी का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी का क्या कहा है, 500 कितना है, 5 4 3 7 यानी 5437 गुणित कितना करना है 1001। अब समझिए 1001 को तोड़ना ज़्यादा आसान है, तोड़ देंगे तो क्या करेंगे भाई हम 5437 गुणित इसको हम तोड़ेंगे 1000 प्लस 1 में, गुणा कर दीजिए बराबर 5 4 3 7 गुणित 1000 प्लस कितना हो जाएगा 5 4 3 7 गुणित क्या हो जाएगा 1। अब दोनों का गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 5 4 3 7 और 3 0 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 4 3 7 यानी 5437। अब दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ लीजिए तो ये 0 0 है तो 5 4 से 37 तो ऐसे आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 7 5 12 के 2 और 3 1 4 और ये 4 ये 5, तो हमारा आ गया आंसर 5,54,42,437। समझ में आया कि नहीं, 54,42,437 आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। देखिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्या है 824 गुणित 25, क्या है 824 का गुणा किस में किया गया है 25 में। 824 800, ये कौन सा नंबर है भाई, ए बी कहाँ गया जी, ए बी तक हो गया था, सी का बताना है ना। ठीक है, 4 का सी देखिएगा क्या है 824 गुणित कितना है 25, 824 गुणित कितना है 25, 824 गुणित कितना है 25। 25 को हम तोड़ देंगे 20 प्लस 5 में तो क्या हो जाएगा बराबर 824 गुणे 20 प्लस 5, तोड़ देंगे इसको। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे भाई 824 का 20 में, फिर 824 का 5 में करिए। 824 गुणे कितना हो जाएगा 20 प्लस 824 गुणे कितना हो जाएगा 5 करिए, फिर गुणा करिएगा 0 4 2 चौका 8 2 दूना 4 2 8 16 प्लस 5 चौका 20 के 0 5 दूना 10 2 12 के 2 5 8 40 से कितना हो जाएगा 41। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 8 2 10 के हो जाएगा 0 4 1 5 1 हासिल 6 और क्या हो जाएगा 6 4 10 के 0 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो हमारा आ गया 20,600 आंसर, 20,600 आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे अब हम, 4 का ए बी सी डी डी। डी क्या है 42 75, क्या है 42 75 गुणित कितना है 125, गुणित कितना है 125। तो आप करिए, या तो इसको 100 प्लस 25 में तोड़ लीजिए, या तो हमने जैसे इसमें 25 को 20 प्लस 5 में तोड़ा था ना, तो इसको हम 3 भाग में तोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए 42 75 ये सवाल था। 125 को देखिए 100 में तोड़ दीजिए पहले,
प्लस 100 प्लस 25 लिख सकते हैं 125 को, लेकिन 25 को जैसे इस सवाल में हम लोग 20 प्लस 5 लिखे थे ना, इसमें और तोड़ लीजिए, 25 को हम 20 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे, जैसे 2 रहता तो हमने दोनों में गुणा करके जोड़ते थे, 3 है तो इसका तीनों में गुणा करके जोड़ेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या हो जाएगा 42 75 गुणित 3 100, फिर क्या हो जाएगा 42 75 इंटू क्या हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएगा 42 75, क्या हो जाएगा 42 75, 42 75 इंटू कितना हो जाएगा 5, तीनों में गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 75 00 प्लस क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 0 है तो 0 बढ़ा दीजिए, 2 5 10 के 0, 2 7 14 15 के 5, 2 दूना 4 1 5, 2 चौक का 8 प्लस 5 का इसमें गुणा करिए, 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, 2 37 के 7 हासिल लगा 3, 5 दूना 10 3 13 के 3, 5 चौक का 20 से कितना हो जाएगा 21, बीच में ये प्लस था। अब सबको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए रफ कार पेज पर चलिए, क्या था 42 7 5 0 0, उसके बाद क्या था, फिर इसको जोड़िए कितना था 0 0 5 8 5 5 8 था, 5 5 8 था, फिर क्या था ये था 5 7 3 1 2, इसको जोड़ लीजिए सबको, क्या आएगा जोड़ने पर भाई, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 5 10 3 13 के 3, 7 5 12 1 13 14 के 4, 8 2 10 2 12 1 13 के 3, 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ गया हमारा आंसर 5,34,375, 5,34,375, ये हो जाएगा आंसर 5,34,375। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन ई का है, ई का क्या है, ठीक है देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ई, 4 का ई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है ई, ई का क्या है 504, कितना है 504 इंटू क्या है 35, तो 504 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा जैसे बताए थे ना कि अगर ए गुणित बी लिखा हो तो इसको बी गुणित ए भी लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे तो आंसर तो चेंज होगा नहीं। तो अगर ये 504 इंटू 35 लिखा है, यानी इंटू का मतलब गुणा, तो इसको हम 35 गुणित 504 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए 35, इसको तोड़ देंगे तो हम 500 प्लस 4 में तोड़ देंगे, 500 प्लस 4 में तोड़ देंगे, लिख देंगे यानी वितरण कर देंगे। तो क्या करेंगे देखिए 35 गुणित क्या हो जाएगा 500 प्लस 4 था ये सवाल, अब 35 का एक बार 500 में करेंगे, 35 का एक बार 4 में करेंगे, तो करिए हो जाएगा क्या 35 इंटू क्या हो जाएगा 500 प्लस क्या हो जाएगा 35 इंटू क्या हो जाएगा 4, गुणा करिएगा तो हो जाएगा 00, 25 के 5 5 15 2 कितना हो जाएगा 17, धन कितना हो जाएगा 4 5 20 के 0, 4 3 12 2 कितना हो जाएगा 14, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 4 और 5 कितना हो जाएगा 6 7 और 1, तो 17,640, कितना आंसर आ जाएगा 17,640, 17,640। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब आगे चलते हैं, देखिएगा ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या किया है, एक पैटर्न दिया है, क्या दिया है एक पैटर्न, उसी को देखकर हमें अगला 2 स्टेप लिखना है, हमें अगला 2 स्टेप क्या करना है लिखना है। तो पहले हम बुक का ये पैटर्न लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला 2 स्टेप लिखेंगे। देखिएगा है क्या क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है कि अगर 1 का गुणा किया गया है 8 में और 1 जोड़ा गया है तो आया है आंसर 9। उसके बाद क्या कहा है कि अगर 12 का गुणा किया गया है 8 में और फिर कितना जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया है तो आंसर आया है 98।
और क्या कहा है कि फिर 123 का गुणा किया गया है 8 में, और फिर 3 जोड़ा गया है, तो आंसर कितना आया है 987। 987। उसके बाद कहा है कि अगर 1 2 3 4 का गुणा किया गया है 8 में, उसके बाद क्या क्या है कि अगर 4 जोड़ा गया है तो आंसर कितना आया है 9876। उसके बाद कहा है कि अगर 1 2 3 4 5 का गुणा किया गया है 8 में, और फिर 5 जोड़ा गया है, तब जो आंसर आया है वो आया है 987665। उसके बाद कहा है कि अगर बस इतना तक है, उसके बाद कितना है, इतना तक है। हमें 2 स्टेप लिखना है, इसके आगे 2 स्टेप लिखना है। इसको देखकर हमें क्या करना है, 2 स्टेप लिखना है। तो देखिए पहले हम देखेंगे कैसे। देखिए अच्छा, आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो देखिए इधर 1 है, 1 के बाद यहाँ 1 2 लिखा है, फिर 2 के बाद 3 आएगा तो 1 2 3 लिखा है, 3 के बाद 4 आएगा तो 1 2 3 4 लिखा है, फिर 5 आएगा 4 के बाद तो 1 2 3 4 5, यानी गिनती बढ़ते क्रम में लिखा है। 1 लिखा है, फिर 1 के बाद 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2, उसके बाद क्या आएगा। अगर इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ जो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 के बाद 6 आएगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ जो यहाँ ये चीज आएगा, आप समझिएगा। देखिए सब में 8 का गुणा किया गया, इसका मतलब सब में 8 का गुणा करेंगे हम। समझ में आया ना। सब में हम क्या करेंगे, 8 का गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 था तो 1 जोड़ा गया है, यहाँ 1 के बाद 2 तक आ गया तो 2 जोड़ा है, 1 2 3 तक गया है तो 3 जोड़ा है, 1 2 3 4 तक गया है तो 4 जोड़ा है, 1 2 3 4 5 तक गया है तो 5 जोड़ा है। तो हम 1 2 3 4 5 6 तक गए हैं, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। इसी तरह से नीचे 5 6 तक गए हैं तो 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 का गुणा करेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। अब समझिएगा आंसर। देखिए 9, फिर 9 में से 1 कम हुआ है तो 9 8 हुआ है, फिर 8 में से 1 कम हुआ है 7 हुआ है, तो फिर 9 8 7, 9 से घटते क्रम में गया है। 9, फिर 9 के बाद 8, फिर 9 के बाद 8 के बाद 7, फिर 7 के बाद 6, फिर 6 के बाद फिर 5। इस तरह से देखिए यहाँ 9 था, 9 के बाद उसने क्या किया, 9 के बाद 9 में से 1 घटाया तो 8, तो 9 8, फिर 8 में से 1 घटाइए 9 8 7, फिर 7 में से भी 1 घटाइए 9 8 7 6, फिर उसमें से 6 में से भी 1 घटाइए तो 9 8 7 6 5। समझ में आया कि नहीं। अब 5 में से भी 1 घटाइए तो 4, तो वही संख्या लिखते जाएंगे 9 8 7 6 5, उसके बाद 4, 4 में से भी 1 घटा दीजिए 9 8 7 6 5, 4 में से 1 जाएगा, अच्छा सॉरी 4 में से भी 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो ये दोनों स्टेप पूछा तो ये दोनों आंसर हमारा होगा ये वाला। समझ में आया कि नहीं। ये इसी स्टेप को फॉलो करते हुए ये 2 स्टेप अगला लिखना था तो हमने लिख दिया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा ना। देखिए जैसे ये पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग चले, और ये अगला 2 स्टेप हमने लिख दिया, अगला 2 स्टेप हमने क्या कर दिया, लिख दिया। इसी तरह से ये सवाल लगाना था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ना, समझ में आया होगा, अच्छा चीज है ना। तो आपको ये पूरा सवाल, ये चैप्टर पूरा 2.3 जो था खत्म हो गया। 2.3 क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट समझा था, कि हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट समझा था हमने उसी से सवाल लगाया, तो उसी पैटर्न पे ये लास्ट सवाल था, हमने हल कर लिया। ठीक है, और देखो हल कर लिया तो हमें शांति मिल गया। क्या मिल गया, सुकून मिल गया कि कम से कम ये चैप्टर खत्म, अब हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। वैसे ही ये सारी चीजें जीवन में भी होता है ना। ये सारी चीजें क्या होता है, जीवन में भी होता है। जैसे जीवन में लोग कहते नहीं है कि जो मिल गया उसी में मुझे सुकून है, वरना ख्वाहिशें तो अभी बहुत हैं। ठीक है, तो यही है कि जीवन में जितना मिल गया है उतने में आप खुश रहिए, उसके आगे का कोशिश करिए। मिल जाए तो ठीक है, और ना मिले तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन जिद नहीं है कि उसको मिलेगा तभी जीवन बेहतर होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती है। ठीक है, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अगर नहीं मिलती हैं तो समय के साथ तो बेहतर ही होता है, जरूरी नहीं कि हर चीज़ मिल ही जाए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, सवाल कैसे लगे, समझ में आया कि नहीं, हमें सारी चीज़ें बताइएगा।